हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मज़े में रहें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते रहें, चलते रहें। विजय पताका आप फहराएंगे, ऐसा आप अपने मन में विश्वास रखें और संकल्प लेकर के चलें। एक दिन आप जल्द ही जो है सफल होंगे। चलेगा दोस्तों, हम बात कर रहे थे उत्तरवेदी काल की, और उत्तरवेदी काल के सामाजिक जीवन की हम लोग चर्चा कर चुके। क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्थाएं थी। हमने 16 संस्कारों की भी हमने बात की। हमने बात करी पंच महायज्ञों की। हमने बात करी 4 पुरुषार्थों की। हमने बात करी उस समय के जो जो वैदिक अनुष्ठान या जो है यज्ञ से संपादित होते थे, उन सारी की सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा कर चुके। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तरवेदी काल के आर्थिक जीवन की। ध्यान से सुनिएगा साथियों। उत्तरवेदी काल का आर्थिक जीवन। उत्तरवेदी काल और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक जीवन की। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं उत्तरवैदिक काल के आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय के रूप में वही चीज, दो चीजें कौन कौन सी? एक आपका कृषि और दूसरा क्या चीज है? पशुपालन। उत्तरवैदिक काल में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, उत्तरवैदिक काल में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि उत्तरवैदिक जो आर्य थे वो लोहे से परिचित हुए। ध्यान से सुने, उत्तरवैदिक आर्य किससे परिचित हुए? लोहे से परिचित हुए। इस लोहे के लिए शब्द मिलता है, जिस शब्द क्या मिलता है? शाम अयस। क्या शब्द मिलता है? शाम अयस। तो एक तो उत्तरवैदिक काल में लोहे से परिचित हुए। इस लोहे ने उनके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार से किया साहब? क्योंकि लोहे से एक तो औजार बनने लगे, लोहे से एक तो औजार बनने लगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात चीज क्या कि कृषि के लिए अनेक प्रकार के यंत्र बनने लगे लोहे से। तो एक तो कृषि थोड़ी सी विकसित हुई, और दूसरी चीज क्या कि जब औजार बने तो साम्राज्यवादी जो है भावना का यहाँ पर उदय होता है। और साम्राज्यवादी भावना के उदय के फलस्वरूप ही जो जनपद थे, जन जो थे, उन जनों ने जनपद का स्वरूप धारण किया, और यही जनपद आगे चल करके महाजनपदों में परिणित हो गई। आ गई बात समझ में? तो लोहा बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आया उत्तरवेदी काल के आर्यों के जीवन में। दूसरी चीज, तांबे से परिचित थे, और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। तांबे को क्या कहा गया था? लोहित अयस। एक विशेष महत्वपूर्ण बात और ध्यान से सुननी है कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अथर्ववेद में चांदी का भी उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख मिलता है? चांदी का उल्लेख मिलता है। तो 3 प्रकार की विशेष रूप से धातुएं कौन कौन सी? लोहा, तांबा और चांदी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो उत्तरवैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कुछ मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, और मुद्राओं की उल्लेख की यदि हम बात करें तो एक मुद्रा आपकी शतमान। कौन सी? शतमान, कृष्णल, पाद। ये 3 मुद्राएं आपके लिए विशेष रूप से दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। इसी के साथ दूसरा हमें उल्लेख मिलता है किसका? निष्क की बात हम लोग कर चुके। किसकी बात कर चुके? निष्क की। निष्क जो था, कई विद्वानों के अनुसार तो निष्क के लिए एक शब्द मिला कि क्या शब्द मिला कि साहब महिलाओं के गले में पहना जाने वाला स्वर्ण आभूषण जो था उसको क्या कहा गया? निष्क। दूसरा, कई विद्वान, कई इतिहासकार इस प्रकार की बात करते हैं कि साहब वैदिक काल में जो सोने की मुद्रा होती थी, सोने की जो मुद्रा होती थी, उसके लिए शब्द प्रयुक्त किया गया, और शब्द प्रयुक्त क्या किया गया है? निष्क किया गया है। आगे बात समझ में क्लियर है? लेकिन यहां विशेष प्रकार से 3 मुद्राएं और कौन कौन सी? एक शतमान, दूसरा कृष्णल, तीसरी पाद। ये 3 प्रकार की विशेष मुद्राएं और उत्तरवैदिक काल में हमें चर्चा में आती है। शतमान की यदि हम बात करें तो शतमान का उल्लेख जो मिलता है हमें, वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शतमान नामक की जो मुद्रा थी, इस शतमान मुद्रा का जो है केवल और केवल प्रयोग ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में किया जाता था। ब्राह्मण को दक्षिणा देने में क्या किया जाता था? इसका प्रयोग किया जाता था। तो हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की। ध्यान दीजिएगा कि मुख्य व्यवसाय, मुख्य
व्यवसाय, कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या कि उत्तर वैदिक आर्य, उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित हुए, लोहे से परिचित हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों कि लोहे को लोहे को क्या कहा गया? श्याम अयस, श्याम अयस। श्याम का मतलब क्या होता है? काला। अयस का मतलब क्या होता है? धातु। तो काली दिखने वाली धातु, जिसे क्या कहा गया? श्याम अयस। साथ ही साथ एक और शब्द मिलता है, शब्द क्या मिलता है? कृष्ण अयस। शब्द क्या मिलता है? कृष्ण अयस। आगे बात समझ में, श्याम अयस या दूसरा शब्द यहाँ पर क्या मिलता है? कृष्ण अयस। कृष्ण का रंग कैसा था? काला था, इसलिए कृष्ण, है ना। अयस का मतलब क्या होता है? धातु। दूसरी बात, तांबे से परिचित थे, इसलिए तांबे को तांबा किस कलर का? हल्का सा रेड दिखता है, लहू के कलर का, इसलिए उसको क्या कहा गया? लोहित अयस, लोहित अयस। ठीक है, अगली बात क्या ध्यान देनी है आपको कि अथर्ववेद में चांदी का उल्लेख भी मिलता है, चांदी का उल्लेख भी मिलता है। तीन प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 शतमान, नंबर 2 कृष्णल, और नंबर 3 एक शब्द मिलता है पाद। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आपके से हम लोग चर्चा कर चुके किसके बारे में? निष्क के बारे में, है ना। निष्क के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऋग्वेदिक काल में। शतमान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसका प्रयोग केवल ब्राह्मणों को, इसका प्रयोग केवल ब्राह्मणों को, केवल ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में किया जाता था, दक्षिणा देने में किया जाता था।
आ गई बात समझ में। 3 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है हमें, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता था? शतमान का। उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। आप लोगों को पता है कि शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से वेद का? यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आ गई बात समझ में। प्रयोग किसके लिए? ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए, ठीक है। बाकी का केवल कृष्णल और पाद नामक मुद्राओं का केवल और केवल क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बाकी हम लोग चर्चा कर चुके किसके बारे में? निष्क के बारे में। किसके बारे में? निष्क के बारे में। चलिएगा आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। श्रेष्ठी, गण, गणपति 3 शब्दों का प्रयोग मिलता है और ये 3 शब्द किसके लिए प्रयोग हुए? वस्तुतः व्यावसायिक जो वर्ग होता था, इस व्यावसायिक वर्ग के लिए 3 शब्द मिलते हैं। कौन कौन सा? श्रेष्ठी, गण और गणपति, ठीक है ना। व्यावसायिक वर्ग का जो मुखिया, देखिए इसका मतलब देखिएगा, हमने बात की ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में मैंने आपको कहा कि श्रेणी प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। श्रेणी प्रथा, आगे बात समझ में। श्रेणी का मतलब क्या था? व्यापारिक प्रथा। श्रेणी का मतलब क्या है? व्यापार, ठीक है ना। तो श्रेणी का मतलब व्यापारिक प्रथा का उल्लेख ऋग्वेदिक काल में नहीं मिलता, लेकिन उत्तरवेदिक काल में सबसे बड़ी बात की श्रेणी प्रथा का उल्लेख मिलता है। और श्रेणी प्रथा के दौरान 3 शब्द मिलते हैं। एक शब्द मिलता है, शब्द क्या मिलता है? श्रेष्ठी। क्या शब्द मिलता है? श्रेष्ठी। एक शब्द मिलता है गण और एक शब्द मिलता है गणपति। शब्द क्या मिलता है? गणपति, ठीक है, जो कि व्यावसायिक वर्ग के लिए क्या किए जाते थे? प्रयोग किए जाते थे। अब यदि हम बात करें श्रेष्ठी, तो श्रेष्ठी का मतलब देखो, प्राचीन काल में हम बात करते थे, जहां पर भी जैसे कोई कपड़े वपड़े खरीदने के लिए जा रहे हैं या कोई सामान हमें खरीदना है, तो हम लोग जाते थे ना कि कहाँ जा रहे हो भैया? सेठ जी के पास में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी के पास में जा रहे हैं। तो श्रेष्ठी जो शब्द है वस्तुतः किसके लिए? सेठ जी के लिए या बनिए के लिए प्रयुक्त करने वाला शब्द। आ गई बात समझ में। और व्यावसायिक वर्ग पूरा का पूरा एक व्यावसायिक वर्ग होता था। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूरा का पूरा एक व्यावसायिक संघ है ना, या व्यावसायिक वर्ग। इस व्यावसायिक वर्ग का एक व्यक्ति होता था जो कि उस संपूर्ण वर्ग का क्या है? मुखिया होता था। क्या होता था? मुखिया। और इस मुखिया को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस मुखिया के लिए शब्द मिलता है, और मुखिया के लिए शब्द क्या मिलता है? शब्द मिलता है श्रेष्ठिन। शब्द क्या मिलता है? श्रेष्ठिन। देखिएगा कि व्यावसायिक वर्ग के मुखिया के लिए शब्द क्या मिलता है? श्रेष्ठिन मिलता है। श्रेष्ठी का मतलब क्या है? श्रेष्ठी, बढ़िया जी, ठीक है। आगे बात समझिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरएस में पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया? ध्यान से सुनिएगा कि व्यावसायिक वर्ग जब चलता था, किसी भी प्रकार का, जब ये व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का ये जब व्यवसाय करने के लिए जा रहे हैं, तो देखो प्राचीन काल में क्या होता था ना कि एक कबीले के रूप में, एक समूह के रूप में जाते थे। एक कबीले और समूह के रूप में जाते थे। तो इस समय इनका कोई ना कोई एक व्यक्ति होता था जो इनका पथ प्रदर्शक करता था, इनका मार्ग दिखाता था, रास्ता दिखाता था, सबसे आगे चलता था ये, ठीक है ना। तो जो पथ प्रदर्शक जो व्यक्ति होता था, इनका जो मुखिया होता था, इस कबीले का आगे जो पथ प्रदर्शक के रूप में चल रहा है व्यवसायिक वर्ग समूह के आगे, ठीक है ना, इस व्यक्ति के लिए शब्द मिलता है। और शब्द क्या मिलता है? सार्थवाह। शब्द क्या मिलता है? सार्थवाह शब्द मिलता है। आगे बात समझिए। ये आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि सार्थवाह का मतलब क्या है? व्यावसायिक वर्ग या श्रेष्ठिन वर्ग के आगे, समूह को आगे पथ प्रदर्शक के रूप में चलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? आपका सार्थवाह कहलाता था। क्या कहलाता था? सार्थवाह। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से सुनिएगा कि ये जो श्रेष्ठी होते थे वो कई बार बहुत ज्यादा क्या लेते थे? ब्याज बहुत ज्यादा लेते थे, ब्याज अत्यधिक लेते थे। तो अत्यधिक ब्याज जो लेते थे, इन अत्यधिक ब्याज लेने वाले लोगों के लिए एक शब्द मिलता है, अत्यधिक ब्याजखोर, है ना। अत्यधिक ब्याजखोर व्यक्ति के लिए एक शब्द मिलता है, शब्द मिलता है कुशीदिनी। शब्द क्या मिलता है? कुशीदिनी। शब्द क्या मिलता है? कुशीदिनी। अत्यधिक ब्याजखोर जो व्यक्ति होता था, इसके लिए शब्द क्या मिलता है? कुशीदिनी। एक शब्द मिलता है बेक नोट। क्या शब्द मिलता है? बेक नोट। कुशीद शब्द का भी उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख ब्याज के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? ब्याज के रूप में। आगे बात समझ में क्लियर है ना दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। उत्तरवैदिक काल में यदि हम बात करते हैं, तो जो वैश्य वर्ग था,
ये वैश्य वर्ग ही टैक्स देता था, इसके अलावा कोई भी वर्ग टैक्स देता ही नहीं था। ठीक है ना। अब देखिएगा, मैंने कहा कि उत्तरवैदी काल में एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो था वो राजा जो है, राजा देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में आता था। राजा किस रूप में है? देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में। ब्राह्मणों को तो कर मुक्त थी, ठीक है ना। क्षत्रिय वैसे भी खुद क्षत्रिय से टैक्स लेते नहीं थे, ठीक है ना। तो क्षत्रिय केवल नहीं, केवल और केवल वैश्य वर्ग, ध्यान से सुनना, कौन सा वर्ग? वैश्य वर्ग ही टैक्स चुकाता था, कर चुकाता था। कर देने वाला कौन सा था? जो व्यापार करेगा वही तो टैक्स देगा, यस और नो। और वैश्य वर्ग जब अपनी इच्छा से, इतना भी कोई ऐसा नहीं था कि हाँ इतना आपको देना ही देना है वैश्य वर्ग को, लेकिन अपनी इच्छा से अपने तरफ से कुछ राजा को भेंट और उपहार देता था। और यही भेंट उपहार क्या कहलाती थी? बलि शब्द मिलता है यहाँ पर। शब्द क्या मिलता है? बलि। तो वेश्यों के द्वारा या सतपथ, माफ कीजिएगा, कि उत्तरवैदिक काल में राजा को अपनी तरफ से दी जाने वाली भेंट या उपहार क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। बलि वस्तुतः कौन से वर्ग के द्वारा दी जाती थी? वैश्य वर्ग के द्वारा। और इस बलि नामक कर का उल्लेख मिलता है कौन से ब्राह्मण में? सतपथ ब्राह्मण में। कौन से ब्राह्मण में? सतपथ ब्राह्मण में जो है इसका क्या मिलता है? हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज का आपको विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो ये हमने बात की कुछ आर्थिक जीवन की। किसकी बात की हमने? आर्थिक जीवन की। आगे बात समझ में क्लियर है? उत्तरवैदिक काल में श्रेणी प्रथा प्रचलित हुई। ठीक है। व्यावसायिक वर्ग हेतु श्रेष्ठी गणपति इत्यादि शब्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, व्यावसायिक वर्ग के मुखिया को श्रेष्ठिन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात, व्यावसायिक वर्ग हम बात कर लेते हैं सार्थवाह की। सार्थवाह क्या होता था? सार्थवाह कि व्यावसायिक वर्ग समूह के
समूह के पथ प्रदर्शक को सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, एक शब्द मिलता है कुशीदिनी। कुशीदनी शब्द क्या मिलता है? कुशीदनी। अत्यधिक ब्याज लेने वाले व्यक्ति को, अत्यधिक ब्याज लेने वाला व्यक्ति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि तैत्तिरीय उपनिषद में शब्द मिलता है कुशीद। कुशीद का मतलब होता है ऋण। ठीक है, या इसी के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं सूदखोर। शब्द क्या ले सकते हैं हम? सूदखोर। यहां पर ध्यान रखना कि महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, कुशीद शब्द का प्रयोग कुशीद शब्द का प्रयोग ऋण हेतु किया गया है। अगली हम बात कर लेते हैं बलि की। तो उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण द्वारा राजा को दी जाने वाली भेंट व उपहार को बलि कहा गया है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? देखिएगा, एक चीज और ध्यान, आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण, मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। जैसे हम बात करें कि सर्वप्रथम जल प्लवन, आगे बात समझ। जल प्लवन का मतलब क्या है कि पहली बार जल प्रलय। इस जल प्रलय का जो उल्लेख हमें मिलता है वो कहां पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, वरुण देवता की हमने बात की थी, ऋतस्य गोप्ता कहा गया, नैतिक नियम जिसे कहा जाता है, सूर्य किस प्रकार से उदय होता है, किस प्रकार से अस्त होता है,
सुबह से लेकर के शाम तक जो प्राकृतिक अवधारणाएं, जो घटनाएं, जो एक नैतिक नियम के तहत घटित होती है, इस चीज को ऋत की अवधारणा कहा गया। ऋतस्य गोप्ता कहा गया था, किसको? वरुण को। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमने जब बात की आश्रम व्यवस्था की, तो माफ कीजिएगा, वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था को सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमें कहा? जाबाल उपनिषद में हमने बात कर ली, ठीक है। इसके अलावा गोत्र शब्द का उल्लेख, गोत्र का प्रथम जो उल्लेख मिलता है वो कहां पर मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। कहां मिलता है? अथर्ववेद में। जाबाला उपनिषद में विशेष ध्यान रखना कि चारों के चारों वर्ण का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चारों के चारों आश्रम, माफ कीजिएगा, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है संपूर्ण जाबाला उपनिषद में चारों, और बाकी हमने बात की तीनों का हमें कहाँ मिलता है? छांदोग्य में। कहाँ मिलता है? छांदोग्य में। लास्ट जो आश्रम है संन्यास आश्रम, इस संन्यास आश्रम की जो है स्थापना जो मानी जाती है वो कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल के बाद की मानी जा सकती है। उसके पीछे कारण, क्योंकि सबसे पहले 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है। कितने आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है? 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिल रहा है। कौन कौन से? ऊपर के 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। और चौथा आश्रम जो जोड़ा गया था वो जाबाला उपनिषद में जोड़ा गया, जो कि बाद की रचना है। जाबाला उपनिषद छांदोग्य के बाद की रचना है। तो कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो चौथा आश्रम है, जिसे हमने संन्यास आश्रम कहा, ये संन्यास आश्रम जो है इसकी स्थापना वस्तुतः उत्तर वैदिक काल के बाद में हुई होगी। फिर यदि हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें केवल समझने की है, दिमाग में इनको याद रखना है, ठीक है। हमने बात करें यदि स्त्रियों की स्थिति की, तो हमने बात की कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, और दयनीय होने के कारण क्या था? एक तो कन्या के जन्म को कष्ट का सूचक माना जाने लगा था। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। और उसके पीछे कारण क्या था? ऊपर के जो 2 वर्ण, ऊपर के दोनों वर्ण कौन कौन से? एक तो क्षत्रिय वर्ण और दूसरा कौन सा? ब्राह्मण वर्ण। इन दोनों के दोनों वर्णों ने बाकी के अन्य वर्णों के ऊपर अधिपत्य या साम्राज्य स्थापित करने के लिए, या फिर उन्हें जो है एक तरीके से स्वयं से नीचे अधीन रखने के लिए कुछ इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई होगी। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर जो है वो क्या है? यज्ञों का ज्यादा प्रचलन हुआ, वैदिक मंत्रोच्चारण के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, ठीक है ना। हर ब्राह्मण जो है अलग प्रकार से जो है क्या करते थे? वैदिक अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे, और इन्हीं के लिए शब्द मिलता है। शब्द क्या मिलता है दोस्तों? आप लोगों को पता होना चाहिए। हमने कहा कि स्रोत शब्द मिलता है। क्या शब्द मिलता है? स्रोत मिलता है। तो वहां पर एक चीज भ्रांति फैलाई गई कि उत्तर वैदिक काल में क्या, कि यदि किसी कन्या का जन्म होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस कन्या का जन्म जिस किसी भी घर में हुआ है, तो वहां उस घर के ऊपर घोर विपत्तियां आने वाली है, घोर संकट आने वाले हैं। ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार की भ्रामक चीजें हुई, ठीक है। तो इससे क्या, अब यदि संकटों से यदि टलना है तो अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित किए, अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित किए। तो एक तरीके से यदि हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या की, तो वो कौन से काल की देन मानी जा सकती है? तो इसके संदर्भ में याद रखना कि उत्तर वैदिक काल की देन मानी जा सकती है। उत्तर वैदिक काल में फिर स्त्रियों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा दयनीय थी। संपत्ति से इनको क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? वंचित। ये कुछ लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल बातें थी जो हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं हमारी कक्षा में। मैंने आपको थोड़ा सा हल्का सा इन चीजों का क्या कर दिया है? रिवाइज कर दिया है। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस आर्थिक जीवन के साथ ही आपका उत्तर वैदिक काल वाला जो है चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से कुछ विशेष चीजें ध्यान रखनी है, विशेष चीजें याद क्या रखनी है, क्योंकि वैदिक काल में कुछ वैदिक शब्द मिलते हैं, है ना, और उनका कुछ भावार्थ भी आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे शब्द दे दिया जाएगा आपको उर्वरा, तो उर्वरा का मतलब क्या है? जुता हुआ खेत। वृक या उक्षण किसको कहा जाता था? तो बेल के लिए शब्द मिलता है। करिश या सकृत, करिश या सकृत, है ना, किसको कहा जाता था? गोबर की खाद जो होती थी उसको लिए। तो मैं कुछ आपके लिए जो वैदिक शब्द लिख रहा हूँ ध्यान देना, और इनके कुछ भावार्थ लिख रहा हूँ जो कि उस समय प्रचलित होते थे। यहाँ से प्रश्न हो सकता है कई बार एग्जामिनर के दिमाग में हो, बच्चों को अटकाने वाली स्थिति में हो, तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है। मैं यहाँ पर आपके सामने लिख देता हूँ वैदिक शब्द, वैदिक कालीन शब्दावली, वैदिक कालीन, वैदिक कालीन
शब्दावली, वेदिकालीन शब्दावली। एक तरफ मैं लिख रहा हूं शब्द और दूसरी तरफ मैं यहां पर लिख रहा हूं अर्थ। यदि पहला शब्द बात करें तो शब्द मिलता है आपको उर्वरा। उर्वरा, तो उर्वरा किसके लिए? जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत क्या कहा जाता था? उर्वरा। या फिर इसी को हम बोल दें क्या कि कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि क्या कहलाती थी? उर्वरा। या कृषि योग्य भूमि। अगला शब्द वृक्ष या शब्द मिलता है उक्षण। और वृक्ष या उक्षण जो शब्द मिलता है आपके लिए मिलता है बेल के लिए। बेल को क्या कहा गया था? वृक्ष या उक्षण कहा गया। एक शब्द मिलता है करीश या सकृत। करीश या सकृत, है ना। शक्कर कहाँ थी? शक्कर गोबर में थी, ठीक है ना। तो सकृत किसको कहा गया है? गोबर। मतलब क्या? गोबर की जो खाद होती थी, जो भूमि को उपजाऊपन को बरकरार रखने के लिए जो खाद प्रयोग की जाती थी, खाद के रूप में गोबर को, उसको क्या शब्द लिया गया? कृषि करीश या सकृत। शब्द क्या है? करीश या सकृत, गोबर की खाद। सीता, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। सीता का मतलब क्या? हल से बनी हुई रेखाओं को क्या कहा गया? सीता। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। हल से बनी रेखाएं, हल से बनी रेखा, ठीक है। एक शब्द मिलता है आपको ऊर्ध्व। शब्द क्या मिलता है? ऊर्ध्व। तो ऊर्ध्व का याद रखना, अनाज मापने का जो यंत्र होता था, अनाज मापने का पात्र, अनाज मापने का पात्र, जिस पात्र में अनाज को मापा जाता था वो क्या कहलाता था? ऊर्ध्व कहलाता था। क्या कहलाता था? ऊर्ध्व। साथ ही साथ देखो कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि हाथीदांत जो होता था उसको पैमाने के रूप में प्रयोग करते थे। किसके रूप में? पैमाने के रूप में। पैमाने का मतलब भी क्या है? जो है मापने के लिए प्रयोग होता था। एक शब्द मिलता है पर्जन्य। शब्द क्या मिलता है? पर्जन्य। पर्जन्य किसके लिए प्रयोग किया गया है? बादल के लिए। शब्द क्या मिलता है? पर्जन्य। और पर्जन्य शब्द किसके लिए है? बादल के लिए। पर्जन्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? बादल के लिए। एक शब्द मिलता है तसर। तसर का मतलब क्या? चरखा। तसर, तसर का मतलब क्या है? चरखा। तसर का मतलब क्या है? चरखा, ठीक है। क्योंकि संस्कृत भाषा है। एक शब्द मिलता है अवि। अवि किसको कहा गया? भेड़ को। किसको? भेड़। समझते हो ना? भेड़। शब्द क्या मिलता है? अवि। अवि शब्द का मतलब क्या है? भेड़। अवि शब्द का मतलब क्या है? भेड़। एक शब्द मिलता है पयस, है ना। अजा शब्द, अजा शब्द याद रखिएगा। अजा का मतलब क्या है? बकरी। अजा शब्द, अजा का मतलब क्या है? बकरी। एक शब्द मिलता है पयस, ठीक है ना। और पयस किसको कहा जाता था? दूध के लिए शब्द मिलता है क्या? पयस। एक शब्द अष्टकर्णी जो कि गाय के लिए प्रयुक्त किया गया है, पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। शब्द क्या मिलता है? पयस का मतलब क्या है? दूध। एक शब्द मिलता है अष्टकर्णी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, अष्टकर्णी।
शब्द क्या मिलता है? अष्टकर्णी। अष्टकर्णी किसको कहा गया? ये पूछा गया है। अष्टकर्णी कहा गया है गाय को। किसको कहा गया है? गाय को। चलिए साथियों, आगे की बात करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैदिक सभ्यता की अंतिम बात आप लोगों के लिए याद रखिएगा क्या, कि वैदिक सभ्यता जो थी वो वस्तुतः मृद भांड संस्कृति मानी जाती है। कैसी? मृद भांड संस्कृति। और यहाँ से वस्तुतः 4 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं हमें। कौन? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? काले मृद भांड, लाल मृद भांड, लाल और प्लस काले, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो सर्वाधिक जो हमें मिले हैं वो मिले हैं चित्रित घूसर। चित्रित घूसर का मतलब क्या होता है? जो गेरुए कलर के हो। किसके हो? गेरुआ कलर के। सबसे ज्यादा कौन से मृद भांड मिले हैं? वो मिले हैं चित्रित घूसर। कौन से? चित्रित घूसर, जो कि हमें भगवानपुरा से मिले। कहां से? भगवानपुरा। और भगवानपुरा की यदि हम बात करें तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का क्षेत्र है। कौन सा? भगवानपुरा। सर्वाधिक मात्रा में चित्रित घूसर मृद भांड मिलने के कारण इस संपूर्ण सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति के नाम से। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से और प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि वैदिक सभ्यता मृद भांड संस्कृति थी। मृद भांड संस्कृति थी। आगे बात समझ में? 4 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। 4 प्रकार के। कौन से मिलते हैं? याद रखना, काले मृद भांड मिलते हैं। नंबर 2, लाल मृद भांड मिलते हैं। नंबर 3, लाल प्लस काले मिलते हैं। कैसे? लाल प्लस काले, लाल प्लस काले। आगे बात समझ में? और सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, कि चित्रित घूसर। चित्रित घूसर। चित्रित घूसर का मतलब क्या है? गेरुआ
11वां मृदभांड, 11वां मृदभांड। आगे बात समझ में दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, नोट लगा करके बात लिख रहा हूं मैं आपको। सर्वाधिक चित्रित, सर्वाधिक चित्रित घूसर मृदभांड, चित्रित घूसर मृदभांड प्राप्त होते हैं। अतः इसे चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। मृदभांड संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। सर्वाधिक चित्रित, सर्वाधिक चित्रित घूसर मृदभांड हरियाणा के भगवानपुरा से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात कर ली किसकी, वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता के यदि पतन की हम लोग बात करें तो वैदिक सभ्यता के पतन का कारण मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका। वैदिक सभ्यता का पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, वैदिक कर्मकांड बढ़े, वैदिक कर्मकांड बढ़े। और वैदिक कर्मकांड बढ़े तो नीचे के जो 2 वर्ण थे उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी, बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। और इसी कर्मकांडीय व्यवस्था के दमन से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 2 क्षत्रिय नवयुग जहां पर उल्लेख मिलता है हमें भगवान बुद्ध और महावीर, ठीक है ना, जिन्होंने, महावीर ने क्रम से जैन धर्म जबकि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और इनका सबसे बड़ा परम उद्देश्य जो था वो परम उद्देश्य क्या था कि नीचे के जो 2 स्वर्ण हैं, नीचे के 2 वर्ण जो हैं, इन दोनों के दोनों वर्णों का उत्थान करना। आगे बात समझ में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे कक्षाओं में करने वाले हैं। धर्म सुधार आंदोलन बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ जैन धर्म और जो है बौद्ध धर्म की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। आगे बात समझ में। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है महाजनपद काल का। कौन सा, महाजनपद काल का। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। महाजनपद काल, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें महाजनपद काल की तो महाजनपद का विकास कैसे हुआ। हमने बात करी थी वैदिक काल के दौरान राजनीतिक जीवन की, और मैंने आपको कहा कि वैदिक काल की राजनीतिक जीवन में सबसे जो छोटी इकाई थी वो क्या थी, परिवार थी। इन परिवार से किसका निर्माण हुआ, कुल का निर्माण हुआ। कुल से किसका निर्माण हुआ, ग्राम का निर्माण हुआ। ग्राम से किसका निर्माण हुआ, विश्व का निर्माण हुआ। विश्व से किसका निर्माण हुआ, जन का निर्माण हुआ। जन से किसका निर्माण हुआ, जनपद का निर्माण हुआ। और जनपदों से किसका निर्माण हुआ, महाजनपद। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो सबसे बड़ा कारण क्या था, लोहे की खोज। किसकी खोज, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि लोहे से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। आगे बात समझे। और इसके पीछे कारण क्या, उदय का सबसे बड़ा कारण जो था कि वैदिक काल के जो छोटे छोटे जो जन थे, इन जनपदों ने आपस में कुछ ने संयोग किया। ठीक है ना, क्या किया, संयोग किया। और संयोग करने के बाद में इन्होंने किसका स्वरूप धारण कर लिया है, जनपद का स्वरूप धारण किया। और बाद में जनपदों ने आपस में संयोग करके महाजनपद बन गए। इसमें से यदि हम बात करें कि कुछ जनपदों ने आपस में संयोग कर लिया, जैसे मत्स्य की बात कर लेते हैं हम, मत्स्य जनपद, ठीक है ना, आपस में संयोग करके इनका जो है निर्माण हुआ।
ठीक है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने शक्तिशाली जनपद थे और अपने से जो नीचे के शक्तिहीन जनपद थे उन जनपदों को जीत लिया, अपने अंदर विलय कर लिया। तो इस प्रकार से जो है इन जनपदों का क्या हुआ, स्वरूप सामने आया। लेकिन अब देखिएगा यहां से प्रश्न नहीं बनता। प्रश्न आपका कहां से बनता है, जो पिछली बार आरएस में आ चुका, फर्स्ट ग्रेड में आ चुका, ठीक है। आप पिछला पेपर उठा करके देखिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया कि महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि महाजनपदों का उल्लेख जो हमें मिलता है, एक तो बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो प्राचीनतम विवरण माना जाता है वो विवरण माना जाता है अंगुत्तर निकाय का। इसलिए सबसे ज्यादा प्रामाणिक विवरण किसको माना गया है, अंगुत्तर निकाय को। जबकि भगवती सूत्र में जो विवरण दिया गया है वो बाद का है, इसलिए ज्यादा प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से महाजनपद थे, इनकी राजधानियां क्या थी और वर्तमान स्वरूप इसका क्या था, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको विशेष ध्यान देना है किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। पहला प्रश्न तो आपका उल्लेख का बनता है, और दूसरा प्रश्न आपका जो है महाजनपद का नाम दे करके राजधानी पूछ ली जाएगी कि कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी हुआ करती थी। रीट एसएसटी 2016 में यहाँ इसी केवल एक ही पोर्शन से 2 प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पहले हम बात कर लेते हैं विकास के चरण, किस प्रकार से विकास हुआ महाजनपदों का। तो हमने बात की कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार। परिवार से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, कुल का। कुल से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, ग्राम का। ग्राम से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, विश्व का। विश्व से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, जन का। और जन से मिलकर के किसका निर्माण हुआ, जनपदों का। किसका निर्माण हुआ, जनपद। और यही जनपद जो है आगे चल करके किस रूप में परिवर्तित हो गए, महाजनपद में। किस रूप में, महाजनपद में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर लेते हैं उल्लेख की। उल्लेख, तो ध्यान दीजिएगा, महाजनपदों का जो हमें उल्लेख मिलता है वो बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, और बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और इस अंगुत्तर निकाय में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 16 महाजनपदों, 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। वैशाली का पूरा संघ, मत्स्य पूरा का पूरा संघ गणराज्य के रूप में थे। कुल 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वैशाली बहुत सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था, ठीक है। तो एक तो 16 महाजनपद व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, नंबर 1। नंबर 2 यदि हम बात करें तो जैन ग्रंथ। नंबर 2 जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ का नाम क्या है, भगवती सूत्र। क्या नाम है, भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में किसका उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपदों की बात कही गई है। अब यहां पर केवल दिमाग में रखना, इस प्रकार का प्रश्न आता नहीं है कि सबसे ज्यादा प्रामाणिक कौन सा माना जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रामाणिक अंगुत्तर निकाय का, सबसे प्रामाणिक, सबसे प्रामाणिक माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से तो महाजनपद थे और कौन कौन सी उसकी राजधानी थी। एक विशेष बात ध्यान रखना कि ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे। एकमात्र ऐसा महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। अस्मक का मतलब, अस्मक महाराष्ट्र, और इस अस्मक की राजधानी थी पौदन्य या पोटन।
ठीक है ना। संपूर्ण महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद कौन सा? अस्मक, जो कि दक्षिण भारत में था। बाकी के यदि महाजनपदों की हम लोग बात करें तो 15 महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे, ठीक है ना। कहां पर थे? उत्तरी भारत में स्थित थी। केवल और केवल एक महाजनपद जिसका नाम मिलता है हमें क्या? अस्मक। ये केवल एक महाजनपद कहां पर था? आपका दक्षिणी भारत में। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं महाजनपद, ठीक है। इसके सामने मैं इसकी लिख रहा हूं राजधानी, और इसके सामने मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर एक जो आपका महाजनपद है उसका नाम है अंग। क्या है? अंग। अंग की यदि हम बात करें राजधानी की, तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। वर्तमान यदि हम बात करें तो भागलपुर बिहार का जो क्षेत्र था, भागलपुर बिहार वाला जो क्षेत्र था, ये वर्तमान स्वरूप इसका मान सकते हैं। नंबर 2 यदि हम बात करते हैं तो नंबर 2 पे आपका उल्लेख मिलता है मगध का। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से प्रश्न आरएस में, एसआई में पूछा गया है, रीट में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। मगध की प्रारंभिक राजधानी, ध्यान से सुनना, मगध की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी गिरिवज्र। कौन सी थी? गिरिवज्र। उसके बाद राजधानी बनाया गया राजगृह को, और उसके बाद में राजधानी बनाया गया था पाटलिपुत्र को। किस किस व्यक्तियों ने किस प्रकार से बनाया, जब हम मगध के उत्थान की बात करेंगे तब इसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिवज्र, इसी के लिए शब्द मिलता है बृहद्रथपुरी। क्या मिलता है? बृहद्रथपुरी। आगे चर्चा करेंगे जब बृहद्रथ वंश की बात करेंगे तब। शब्द मिलता है राजगृह, और इसी राजगृह के लिए शब्द मिलता है राजगीर। क्या शब्द मिलता है? राजगीर। और बाद में राजधानी बना दिया गया था किसको? पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा, जो कि हर्यंक वंश का शासक था। इस पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया, लंबे समय तक ये राजधानी के रूप में चला गया, ठीक है। वर्तमान स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो पटना और गया, मतलब क्या? दक्षिणी बिहार और उसके आसपास का क्षेत्र। पटना वे गया, बोलें तो क्या? दक्षिणी बिहार और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस समय प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है, मगध के नाम से जाना जाता था। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं काशी की। किसकी बात कर लेते हैं? काशी की। और काशी की दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राजधानी का नाम था वाराणसी। और वाराणसी क्यों? वरुणा और असी नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया? वाराणसी। वर्तमान स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान स्वरूप भी क्या है? वाराणसी, जो कि कहां पर है? अभी यूपी में है, ठीक है ना। तो काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। वाराणसी क्यों? क्योंकि वरुणा और 80 जो नदियां थी इनके संगम पे था, ठीक है। आधुनिक स्वरूप तो वाराणसी, ठीक है। कहां पर है? यूपी में। कहां पर है? यूपी में। तो ये 3 हो गए। नंबर 4 की यदि हम बात करते हैं तो कौशल, ठीक है। कौशल बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कौशल की जो राजधानी थी वो क्या थी? श्रावस्ती। और दूसरी क्या? अयोध्या। 2 राजधानियां हुआ करती थी। कौशल बड़ा क्षेत्र था, ठीक है ना। कौशल की 2 राजधानियां, एक श्रावस्ती, दूसरा क्या है? अयोध्या। श्रावस्ती कौन से भाग की थी? दक्षिणी भाग की। और अयोध्या विशेष रूप से ध्यान रखना कि बुद्ध काल के दौरान, कौन से काल के दौरान? बुद्ध काल के दौरान इसके 2 भाग कर दिए गए थे। तो 2 राजधानियां, श्रावस्ती व अयोध्या, याद रखना।
क्या राजधानी है? श्रावस्ती, श्रावस्ती वे अयोध्या। ठीक है। आधुनिक स्वरूप की यदि हम बात करते हैं तो यूपी अवध, ठीक है ना। और एक राजधानी और याद रखना, उत्तरी भाग की साकेत राजधानी हुआ करती थी, साकेत। साकेत किसकी है? उत्तरी भाग की। ठीक है, विशेष रूप से आपके यही आएगा श्रावस्ती और अयोध्या वाला। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। बाद में भगवान बुद्ध के समय दो भाग विभाजित हो गए थे। ठीक है, मुख्य जो राजधानी कौन सी? श्रावस्ती, अयोध्या। ठीक है, इसके यदि हम बात करें वर्तमान भौगोलिक स्वरूप की तो अवध यूपी, अवध यूपी, अवध और यूपी के आसपास का क्षेत्र। चलिए 4 हो गया। नंबर 5, नंबर 5 पे यदि हम बात करते हैं तो आपका आता है वज्जी जो कि संघ था, मल जो कि संघ था, और वज्जी और मल यहां से मिलकर के 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वज्जी की राजधानी थी वैशाली। मैंने वैशाली गण संघ की बात करनी है, वैशाली बहुत बड़ा क्षेत्र था, वज्जी संघ का भाग था प्रमुख। ठीक है ना। राजधानी के रूप में क्या था? वैशाली। वहां पर लिच्छवी वंश का विशेष रूप से शासन हुआ करता था। तो वैशाली, या फिर उल्लेख मिलता है विदेह का, या फिर उल्लेख मिलता है मिथिला का। ठीक है ना। तो वज्जी संघ, वज्जी, और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। क्या थी? वैशाली। ठीक है। दूसरा यहां नंबर 6 एक साथ लिख रहा हूं मैं आपको। वज्जी के साथ में क्या याद रखना है? मल। वज्जी के साथ में क्या? मल। अब दोस्तों ध्यान देना, वज्जी में कुल 8 गणराज्य, मल में कितने? 2 गणराज्य। ये टोटल कितने हैं? ये गणराज्य हैं। क्या है? गणराज्य। ठीक है, तो कुल गणराज्यों की संख्या कितनी? 10। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। ठीक है ना। वज्जी संघ था जिसमें 8 गणराज्य शामिल थे। कितने? 8 गणराज्य शामिल थे। आगे बात समझ में। मल की यदि हम बात करें तो इसमें मल में 2 गणराज्य थे। मल की 2 राजधानियां थी। कौन कौन सी? एक तो कुशीनगर, कुशीनगर है ना, और दूसरा कौन सा? पावा। दूसरा कौन सा? पावा। यदि वज्जी वैशाली की यदि हम बात करें आधुनिक स्वरूप की तो बिहार का मुजफ्फर जो नगर है वो, आधुनिक बिहार का मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है। मल की 2 राजधानियां हैं। ठीक है, मल की राजधानियां कितनी है? 2 राजधानियां हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मल की राजधानी कौन कौन सी? एक तो आपकी कुशीनगरी और दूसरी पावा। कुशीनगर, कुशीनगर जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई। एक क्या है आपका? पावा, जहां भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। और यदि हम इसकी बात करें आधुनिक स्वरूप की तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जिला देवरिया, गोरखपुर, यूपी। देवरिया, यूपी। ठीक है, आगे बात समझ में। 6 हो गए। नंबर 7 की यदि हम लोग बात करते हैं, अगला बात हम करते हैं वत्स की। तो वत्स की राजधानी याद रखिएगा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी, वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। यदि आधुनिक स्वरूप की बात करते हैं हम, ध्यान रखना, इलाहाबाद, यूपी। इलाहाबाद, इलाहाबाद। ठीक है, यूपी। ठीक है। नंबर 8, और नंबर 8 पे आपका आता है चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर। दोस्तों इनको याद ही करना है आप लोगों को। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं है भाई। शक्तिमती नगर, शक्तिमती नगर। ठीक है। और यदि आधुनिक स्वरूप की बात करें हम शक्तिमती नगर की तो बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में एमपी और यूपी दोनों का भाग था। एमपी और यूपी दोनों का भाग। बुंदेलखंड,
बुंदेलखंड। वस्तु से आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है एमपी प्लस यूपी, दोनों का कुछ भाग सम्मिलित होता था। वस्तुतः आपसे जो प्रश्न आएगा ना, वो प्रश्न केवल महाजनपद का नाम और दूसरा क्या, उसकी राजधानी पूछ ली जाएगी, ठीक है ना, बाकी आपका नहीं होगा। आगे हम बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9, और नंबर 9 आपका क्या आता है, कुरु, जहां से कौरव वंश आया, और कुरुओं की राजधानी क्या, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के यदि आधुनिक स्वरूप की हम लोग बात करते हैं तो मेरठ जिला और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, मेरठ और दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, मेरठ वे दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, इसका दोनों का जो भाग मिला करके वो क्या उस समय किस में था, आपका कुरु का भाग था। किसका भाग था, कुरु का। नंबर 10, और नंबर 10 पे आपको याद रखना है पांचाल। नंबर 10 पे क्या याद रखेंगे, पांचाल। पांचाल की यदि राजधानी की बात करते हैं तो पांचाल की भी दो राजधानियां थी, एक तो था आपका अहिछत्र और दूसरा था कापिल्य। अहिछत्र की यदि हम बात करते हैं तो उत्तरी भाग की, और कापिल्य की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी भाग। अहिछत्र, अहिछत्र और दूसरा कापिल्य, अहिछत्र व कापिल्य, ठीक है। ये आपका उत्तरी भाग की राजधानी थी, और दूसरी हम बात करें ये कौन से भाग की, दक्षिणी भाग की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यदि पांचाल देश की हम बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो बरेली जिला, जो कि कहाँ, यूपी मथुरा, बरेली यूपी मथुरा, ठीक है। अगली बात करते हैं नंबर 11 की, और नंबर 11 पे आपका आ जाता है मत्स्य, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि इसी के दौरान, इसी मत्स्य महाजनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इसकी राजधानी विराट नगरी या बेराट। हम बात करें आधुनिक भाग की तो जयपुर, भरतपुर, अलवर, ये जो पार्ट है राजस्थान का, ये पूरा का पूरा भाग लगता था। इसी के साथ में कुछ ब्रज भूमि का पार्ट भी लगता था, यूपी का कुछ हल्का सा अंशतः, ठीक है ना, ये वाला पार्ट भी लगता था। तो मत्स्य जनपद, जो पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, रीट एसएसटी में पूछा गया, सबसे ज्यादा मत्स्य जनपद आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो मत्स्य जनपद, मत्स्य महाजनपद, ठीक है ना। राजधानी विराट नगरी, विराट नगरी, या फिर क्या, बेईराट जिसको बोलते हैं, बेईराट, भाबरू, ठीक है। अब इसमें यदि हम बात करें आधुनिक स्वरूप में तो कौन कौन से, जयपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर और अलवर वाला जो भाग था, ये सारा भाग, ठीक है, क्लियर। नंबर 12 पे आ जाते हैं। नंबर 12 की यदि हम बात करते हैं तो सूरसेन, ये सौर सेना ही पूछा गया आरएस में, सूरसेन या इसी को क्या, सौर सेना। और सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा, क्या थी राजधानी, मथुरा। और वर्तमान की यदि हम बात करें तो ब्रजभूमि यूपी। सूरसेन, सूरसेन, इसी सूरसेन को क्या कहा गया, सौर सेना कहा जाता है, सौर सेना भी कहा गया है, ठीक है। राजधानी की बात करें तो क्या है, मथुरा, क्या है, मथुरा। वर्तमान ब्रजभूमि, ब्रजभूमि यूपी, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिएगा अगला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बात करने वाले हैं अस्मक की। कितने हो गए आपके, 12। नंबर 13, नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना, क्या है, अस्मक।
अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतन, पोतन या पोदन्य, क्या है, पोदन्य। कई जगह शब्द मिलता है पोटली, क्या शब्द मिलता है, पोटली, ठीक है। वर्तमान भाग की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगा रहा हूं यहीं पर, क्या कि 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा महाजनपद, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिणी भारत में था, दक्षिणी भारत में स्थित था। बाकी का यदि हम बात करें 15 महाजनपदों की, तो 15 के 15 महाजनपद आपके कहाँ हैं, उत्तरी भारत। कहाँ पर है, उत्तरी भारत, ठीक है। नंबर 14, नंबर 14, 14 की यदि हम बात करते हैं तो 14 पे आपका आता है अवंती, अवंती। अवंती की राजधानी एक तो उज्जैनी, दूसरा महिष्मती। एक तो क्या है, उज्जैनी व महिष्मती, महिष्मती, ठीक है। वर्तमान स्वरूप की बात करें तो मालवा प्रदेश एमपी, क्या है, मालवा प्रदेश, और मालवा क्या, एमपी। प्राचीन जमाने में जब अकाल वगैरह पड़ जाते थे तो लोग कहते थे ना कि मालवा जा रहे हैं, ठीक है ना, नदियों वाला भाग है ज्यादातर, ठीक है। अगला बात करते हैं गांधार, गांधार नरेश कौन थे, पता है ना, मामा शकुनी। और गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला, ठीक है। गांधार की राजधानी क्या, तक्षशिला। यदि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान, तक्षशिला का पश्चिमोत्तर जो भाग है और जो कश्मीर वाला जो भाग है वो, ठीक है ना। तो वर्तमान पाकिस्तान तक्षशिला का, तक्षशिला का पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर भाग इसमें आता था, ठीक है। लास्ट अंतिम अंतिम जिसका नाम क्या है, कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक, कंबोज जिसकी राजधानी क्या थी, राजपुर या हाटक, क्या थी, हाटक। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें कहाँ पर तो दोस्तों ध्यान से सुनना कि राजौरी जम्मू एंड कश्मीर, हजारा जिला पाकिस्तान, राजौरी, राजौरी जो कि कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, और हजारा जिला, हजारा जिला कहाँ पर, पाकिस्तान। तो ये इसका भाग इसमें सम्मिलित था, ठीक है। इनको बार बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। देखो यही टॉपिक हमारे लिए आया जिसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, ये टोटली सीधा सीधे फैक्ट्स हैं, आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे और कोई दूसरा यहाँ पर रास्ता है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित रहें। ईश्वर इस सृष्टि की समस्त खुशियाँ आपके परिवार को दे। धन्यवाद, नमस्कार।